भाव जगाने के लिए जिसकी जरूरत होती है, आपके अंदर आपके मन में भाव जगने के लिए जिसकी भी जरूरत होती है वही विभाव है। विभाव में भी जाएंगे तो आलंबन और उद्दीपन दो माध्यम होते हैं जिसकी वजह से आपके मन में कोई भाव जागता है, किसी के प्रति कोई भाव जागता है, आप कुछ सोचते हो। तो ये जो भाव जगते हैं विभाव की वजह से जगते हैं, इसके भी दो हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में भी जाएंगे तो एक सजीव होता है और आलंबन सजीव होता है, उद्दीपन निर्जीव होता है, मतलब परिस्थिति के हिसाब से होता है। और अगर आलंबन में जाएंगे तो इसमें दो हिस्सा होता है, आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगे वो होता है आश्रयालंबन। विषयालंबन जिसके प्रति भाव जगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया था, मुझे दीजिए, अभी मैंने दिया था कि एकांत स्थान देखकर राधा की सुंदरता पर मुग्ध होकर कृष्ण ने कहा। तो कृष्ण के मन में भाव जगा था क्योंकि वो राधा की सुंदरता पे मुग्ध हुए थे। तो जिसके मन में भाव जगे वो होता है आश्रय, जहां आश्रय मिल रहा है भाव को, आश्रयालंबन। और जिसके प्रति जगे, राधा के प्रति उनके भाव जगे थे, तो हो जाएगा विषयालंबन। कभी कभी क्या होता है कि ये आश्रयालंबन विषयालंबन जगने के लिए जगह चाहिए, एक परफेक्ट स्थान चाहिए, तब ज्यादा अच्छे तरीके से जगते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण हमेशा मिलते होंगे भरी सभा में लोगों के सामने, लेकिन वो ये बात नहीं कर पा रहे होंगे ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई एकांत मिले बात कर लो, सबके सामने नहीं बोल पाते। तो उसके लिए चाहिए था उद्दीपन। उद्दीपन में कई तरीके की चीजें शामिल है, जैसे कि एकांत स्थान भी शामिल है, एकांत स्थान में मैं अपनी बात नहीं बोल सकूं। दूसरा, वर्षा का ऋतु हो, वर्षा का ऋतु तब भी मन में कुछ होता है, समोसे खाने के, पकौड़े खाने के, किसी के साथ भीगने का भी मन करता है कभी कभी, तो ये आता है उद्दीपन में। इसके अलावा क्या था, कोयल का कूकना ना, और चांदनी रात देखकर भी मन मतलब मचलने लगता है। जिन सब चीजों के, जिन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से मन में ढेर सारी भावनाएं जागृत हो, वो होता है उद्दीपन। और जिसके मन में जागृत हो आलंबन, जिसके लिए जागृत हो उद्दीपन। ये सब मिलकर ही अस्थायी भाव बनाएंगे, अलग से लोग नहीं बनाएंगे। तो विभाव हो गया था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। विभाव का मतलब है कि आपके अंदर भाव जगाने वाले जो कारक होने चाहिए हैं। तो देखा गया विभाव के दो हिस्से होते हैं, आलंबन उद्दीपन। आलंबन में भी दो हिस्सा, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जग रहा है, विषय आलंबन जिसके लिए भाव जग रहा है, और उद्दीपन वो तमाम कारण जिसकी वजह से भाव जग रहा है ना। तो ये तमाम कारण, जैसे आपका डांस करने का मन कर रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी किसी को सामने डांस करते हुए देखिए तो आपका मन उछलने लगा ना। जैसे आप जब बारात में जाते हो, आप नहीं मैं नहीं नाचूंगा, जब चार लोग कूदने लगते हैं तो आपसे भी नहीं रहा जाता, आपको कोई एक बार उठा के लेगा, थोड़ा हाथ पैर से हिला दोगे आप, हम भी हिला लेते हैं ऐसे। वो जो देखकर, उस माहौल को देख करके वहां लोग डांस कर रहे हैं। जैसे आप देखो, सिंपल समझो, ऐसे कोई किसी को बोलो कि सड़क पे ऐसे लोटे पोटे नहीं लोटेगा ना, लेकिन वही नागिन धुन बजा दो ना, नागिन धुन बजा, वो उद्दीपन का काम करता है। जैसे ही धुन बजी इतने सारे नाग निकलेंगे वहीं डीजे के पास, आप देखो पूरा चाहे कपड़ा फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हटेंगे नहीं। वो उद्दीपन है, वो माहौल बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, वो जो धुन बज रही है। तो आप अलग कर पाओगे ना। देखो इनमें कंफ्यूजन कभी कभी होता है, उद्दीपन, विषयालंबन, आश्रयालंबन। जब भी आपके मन में भाव जगे तो वो होता है आश्रयालंबन। और जिसके लिए भाव, जैसे कि मैं बारात में जा रहा था, मैं बहुत देर से मैं नाचना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही नागिन धुन बजा मैं वहीं लोटने पोटने लगा, इधर उधर इधर उधर। अब देखो नागिन धुन बजा उद्दीपन था, मेरे मन में भाव जगा आश्रयालंबन। किसकी वजह से, उस नागिन धुन की वजह से, उसके प्रति, उस नागिन। जब मैं नाच रहा होता हूं तो उस समय मेरे शरीर, मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ कोई नागिन है। जो लोग डांस करते हैं नागिन वाला, वो यही मान के डांस करते हैं ना, यहाँ कोई नागिन है। अगर उनको ये, अगर वो ऐसा फील ही ना करे तो डांस ही नहीं कर पाएंगे। तो आलंबन, उद्दीपन, आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, इतना क्लियर हो गया था। ओके, अगला जो था वो क्या था, अनुभव। अनुभव बताना था आपको। अनुभव क्या होता है, इसको सुन लीजिए। जैसे ही ये पूरे भाव आ गए और ये आपके मन में भाव जगा, जिसके प्रति भाव जगा, और जो माहौल देखकर भाव जगा। जब भाव जगता है ना, शरीर में अंदर जब भाव जगता है तो भाव चेहरे से भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे अगर आप अंदर से खुश हो, बहुत खुश हो ना, तो चेहरा खुशी खुशी, चेहरा एकदम खुश दिखेगा आपका। अंदर से दुखी हो ना, चेहरा मुरझाया सा दिखेगा। तो ये अंदर से अगर कुछ है आपके अंदर, इनकी वजह से अगर कुछ है, आपको किसी के प्रति कुछ भाव जग रहा है, किसी मौसम को देखकर कुछ भी, तो वो चेहरे पर आएगा। जैसे मान लो कि कोई सर्प
बैठा कोई, जैसे मान लो आगे शेर आ गया, अचानक शेर आ गया, एकदम से आप स्तब्ध हो जाओगे एकदम से, और हो सकता है हड्डी भी कांपने लगे। तो ये जो अंदर का डर है ना बाहर दिखने लगता है, जो बाहर दिखता है वही अनुभव है। अंदर आपने जो कुछ भी महसूस कर रखा है अगर वो बाहर भी निकल जाए तो अनुभव है। इसमें आपका डर भी आएगा, पूरे शरीर का कांपना भी आएगा, इसके साथ साथ आवाज का लड़खड़ाना भी आएगा। अभी जैसे आपके अंदर डर नहीं लग रहा, वहां बैठे हो वही यही से मैं कुछ पूछूं तो आप बता दोगे, लेकिन जैसे यहां बुलाऊं, यहाँ पर आए सभी की ढेर सारी, ये आवाज ही नहीं निकलती है, अंदर डर है, आवाज कांप कांप के निकलती है ना। जैसे मान लो कि आप किसी के पीछे बहुत दिन से पड़े हो और एक दिन आप अचानक से एकांत स्थान देखे और दीपन क्या हुआ एक दिन आप अचानक से कहीं पर आप एकांत स्थान देखे तो आपको मौका मिल गया। मान लो कोई लड़की थी, कोई लड़का है यक्ष, कोई लड़की है वाई, ठीक है। अब यक्ष जो है वाई को पसंद करता है, लड़का है ये प्यारा सा, लड़की है ये चुड़ैल, लड़के प्यारे ही होते हैं तो लड़कियां समझ नहीं पाती हो। क्यों ऐसा ही कह रहा हूं मैं? ये बात सही बोली, पसंद कैसे आ गई? तो अब पसंद तो आना ही पड़ेगा, लड़का लड़के से शादी थोड़ी करेगा। देखो इधर करिए अंधी, अरे ठीक है, अच्छा ये इसको बहुत दिन से पसंद कर रहा था लेकिन मौका नहीं था। ये देखो इसके मन में इसके लिए भाव जग रहे थे ना, काश ये मुझे मिल जाए ना, काश, अंदर से भाव कह नहीं पा रहा था लेकिन काश मुझे मिल जाए वाई। अब ये कह नहीं पा रहा था, एक दिन मतलब पीछे लड़के ही पीछा करते नहीं, तुम जानते हो आप लड़का ही पीछा करता था, बहुत पीछा करता, लेकिन लोग रहते थे कह नहीं पा रहा। एक दिन एकांत स्थान मिल गया, इसके मन में भाव जग रहा था, इसके लिए तो ये हो गया आश्रयालंबन, इसके लिए भाव जगा तो ये हो गई विषयालंबन। एकांत स्थान मिला एक दिन बोलने के लिए, ये हो गया उद्दीपन। क्लियर है? और जैसे ही ये यहाँ पर इसको एकांत स्थान में देखा, बोला हेलो भाई रुक जाइए, बोलो क्या बात है, क्यों लोग परेशान करते हो, क्या 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 है बोलो। अब इसकी तो आवाज ही नहीं निकल ये तो एकदम से आवाज गायब हो गई, बोल नहीं पा रहा है, जो कुछ भी नहीं बोली तो सब अब क्या बोले, एकदम से नहीं बोल पा रहा है। यही क्या है? अनुभव। बात क्लियर है? समझ आया? मेरी भी चलो ये कक्षा 6 में था मैं, रिकॉर्ड हो रहा है, अरे चलो इधर हो गया। इतना अनुभव समझ में ना, जो आगे से प्रक्रिया मिलती है वो अनुभव में आता है। क्लियर? आप सुनिए, अगर इसने अचानक से क्या है बोलो, तो उसने मतलब डरते डरते कर दिया आए मैं तुमको पसंद करता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल दिया, और इसने मैंने ये करा पट खींच के भी चले जाओगे तो वो बेचारा जो एकदम निराश होकर डरता हुआ जाएगा, उसके अंदर जो अंदर से दुख का भाव आएगा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलती है, तो ये जो अंदर से टुकड़े हो जो दुख हो गया वो किसमें आएगा? संचारी भाव आ जाएगा अंदर से। इसके बाद जो भाव उत्पन्न होंगे, इस प्रक्रिया के बाद जो भाव उत्पन्न होंगे वो आ जाएंगे संचारी भाव। और मान लो इसने कहा ठीक है जाओ अपने दोस्तों को पार्टी दे दो, मतलब ये मान गई, और अगर ये मान गई, ये मान लो मान गई, तो इसका मतलब ये अंदर से खुश, तो अंदर से जो भाव उत्पन्न, खुशी के भाव उत्पन्न होंगे, सच में ये पार्टी दे देगा। तो ये जो अंदर से भाव आ रहे हैं ये संचारी भाव, मतलब देखा जाए तो सब साथ में लगे हुए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब मिलाकर अस्थाई भाव का निर्माण कराएंगे, और अस्थाई भाव ही रस है। क्लियर है? अलग कर लोगे ना, देखो आगे बहुत सारे दोहे मिलेंगे, उसमें आपको अलग करना आना चाहिए कि विभाव क्या है, उसमें आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है, उद्दीपन कौन है। देखो ये टाइप का क्वेश्चन यूपीपी लेवल पे नहीं आता है, ये हाई लेवल पे आता है। लेकिन जब कभी आप शिक्षक लेवल की वैकेंसी देखोगे, बहुत सारे जगहों पर हाई लेवल पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं,
तब जब हाई लेवल क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें इसको भी अलग करने को पूछ लेता है, इसको भी पूछ लेता है, इसको भी पूछ लेता है, इसको भी पूछ लेता है, संचारी भाव भी पूछ लेता है। बोलेगा इस वाक्य में संचारी भाव क्या है बताएं, इस वाक्य में अनुभाव क्या है बताएं, इस वाक्य में उद्दीपन क्या है बताओ, इस वाक्य में विषयालंबन आश्रयालंबन क्या है। अगर आपको ये समझ में आएगा, आप खुद आराम से वाक्य पढ़ोगे, दोहा पढ़ोगे, पता चल जाएगा कौन किसको क्या कर रहा है। बता लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको नोट करेंगे, अनुभाव, क्योंकि इतना नोट करवा ही दिए। अच्छा, अनुभाव भी नोट करवा दिए थे, क्या लिखवाए थे उसमें, थोड़ा मुझे दीजिए तो। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए उत्पन्न शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं, जैसे भय से कांपना, चेहरे का लाल होना, मुस्कुराना, सर से आंखें झुकाना, वमन, उल्टी ना। उल्टी कभी कभी क्या होता है कि मनोभाव सामने वाला ही आपको खुद नहीं करेगा, आपको करवा देगा ना। देखे हो गया, जैसे मैंने उदाहरण बताया था वो भैंस वाला, याद था आपको। तो उससे भी अगर कोई ऐसा बोलता है ना, अगर आप खाते वक्त कोई ऐसा बोले, उल्टी हो जाएगी ना। अब जैसे आप लोग मेरे साथ खा रहे हो, ध्यान से समझिए, उल्टी मत करना। आप लोग मेरे साथ खा रहे हो, मान लो कहीं बैठे हो, खा रहे हो, अब मैं खा रहा हूँ, मेरी उंगली इसमें चावल लगा, इसमें चावल लगा, इसमें ढेर सारा चावल, सब्जी सब एकदम लीपा गया है इससे ना, और मैं इसको साफ करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा चाट के साफ अंदर से ऐसा नहीं क्या क्या बोल दिए। ये जो मतलब जो अंदर से पीड़ा टाइप का भाव आता है, ये वमन होता है, मतलब उल्टी हो सकती है। कभी कभी कुछ दृश्य ऐसे होता है देखकर उल्टी हो सकते हैं। ठीक है, इसके 4 टाइप थे, चारों के नाम लिखे। पहला लिखे आप, इसके 4 भेद होते हैं ना, लिखना। पहला कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, कभी भी इससे क्वेश्चन आए तो आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मत कहना सर जी समझाए नहीं थे। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव मतलब शारीरिक, शरीर से जो प्रक्रियाएं, डैश कर लिखना है एक लाइन इसमें। कायिक अनुभाव में शरीर के अंगों के द्वारा चेष्टाएं, इसी में आगे लिखना है। इस कायिक अनुभाव है क्या, शरीर के अंगों के द्वारा चेष्टाएं, मतलब कि इसके 4 भाग थे अनुभाव के। तो उसमें पहला है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या है, जब कोई शरीर के अंगों के द्वारा चेष्टा करके कुछ बताना चाहे, उसे बोलते हैं शरीर के अंगों के द्वारा चेष्टाएं। जैसे जैसे बाल संवारना, बाल संवारना, बाल संवारना, बॉडी दिखाना, स्टाइल मारना, वो लोग स्टाइल मारते हैं ना, तो ये सब आता है इसी में, कायिक अनुभव में। जब अपने शरीर के अंगों के द्वारा कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो उसको बोलते, जैसे अभी मैं जाऊं, मान लो कहीं जाऊं और बाहर 3-4 लेडीज चप्पलें उतरी हुई है, इसका मतलब अंदर बहुत सारी महिलाएं लड़कियां बैठी हैं। तो मैं बाहर से एकदम से सज धज के जाऊंगा, भाई अंदर लोग बैठे देखेंगे मुझे। ये जो मैं बाहर से अपने को मेंटेन कर रहा हूँ, किसमें आएगा, कायिक अनुभव में। मतलब शरीर को अपने मेंटेन रखना। ठीक है, स्टाइल मारना, कुछ लोग शरीर दिखा, सलमान खान बॉडी दिखाकर क्या बताना चाहते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मस्कुलर ना, जॉन अब्राहम। लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी लड़के भी सब बॉडी दिखाते हैं, बस अनुभाव दिखाना चाहते हैं अपने शरीर के भाव भंगिमाओं के माध्यम से। दूसरा लिखना वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव मतलब बातों के माध्यम से, बातों के माध्यम से अपनी भावनाओं को, जब आप शरीर के माध्यम से अपने शरीर के भाव भंगिमाओं से अपने भावनाओं को व्यक्त, जैसे मैं अगर उस कमरे में जाने से पहले अपने को सजा रहा हूं तो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं बेस्ट दिखना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। तो ये होता है कायिक अनुभव, मतलब अंदर जाने से पहले मैंने अपने आप को तैयार किया। वाचिक अनुभव कि अपनी बातों से किसी को रिझाना चाहता हूं, अपनी बातों से किसी को अपनी तरफ लुभाना चाहता हूं, तो वो उसको बोलते हैं वाचिक अनुभव। जैसे मान लो कि ये इसको पसंद कर रहा था ना, ये इसको पसंद कर रहा था, तो अगर ये इसको पसंद करेगा तो क्या बोलेगा, प्यारी लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, जमाई हो एकदम तो तुम। ये अगर ये जो बातें बोली जा रही है, ये आता है वाचिक अनुभव, मतलब बातों के माध्यम से लुभाया जा रहा है इसको। और यही बहुत चुड़ैल लग रही हो तो चप्पल निकाल के मारे। तो ये आप चप्पल खाना चाहते हो कि प्यार जताना चाहते हो, डिपेंड करता है आपकी वाणी पर। ठीक है, तो ये आता है वाचिक अनुभव में। ठीक है, तीसरा लिखना
अच्छा, बातों के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं ना। अच्छा, वो लिखना है इसमें वाचिक अनुभव लिखना, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। जैसे जैसे अच्छी दिख रही हो, मतलब अगर किसी के प्रति प्रेम है तो अच्छी दिख रहे हो, अच्छी दिख रही हो, जो भी लिखना हो लिख लो। प्यारे लग रहे हो, ठीक है, जो भी जिससे किसी को लुभाया जाता है, हीरोइन लग रही हो, हीरो लग रहे हो, ऐसे लोग बोल देते हैं, बहुत जमाए हो आज ना, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। तो ये सब वाणी की चेष्टाएं हैं। और अगर किसी से गुंडई, अरे गधा है, एकदम गधा लग रहा है, बदसूरत लग रहा है, गुंडा लग रहा है, गुंडा मवाली कहीं का, ऐसे लोग बोलते हैं। वाणी के द्वारा चेष्टा करते हैं, आपको अच्छा साबित करने का प्रयास है, आपको गंदा साबित करने का प्रयास है, ये आपकी वाणी चेष्टाओं के माध्यम से आप किसी को बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? जरूरी नहीं हमेशा प्रेम ही जताया जाए, कभी कभी जब लड़ाई होती है देखते हो कितनी भद्दी भद्दी बातें बोली जाती है सामने वाले को, जो बोली जा रही है वो भी वाणी चेष्टाओं में ही आता है। ओके, तीसरा लिखना, वाचिक हो गया। आहार्य अनुभव, आहार्य, आहार्य, आहार्य पे ऊपर कर, आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव में लिखना, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वेशभूषा, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा आहार्य अनुभव में आता है। जैसे आप देखते हो ना, कुछ लोग अपने पहनावे से ही लोगों को हंसाने का, फिर अपने पहनावे से लोगों को रिझाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे सर्कस का जोकर देखते हो, ये यहाँ नाक पे लगाए रहता है, टोपी भी अजीब सा पहने रहता है, कपड़े भी अजीब से पहने, ताकि लोग देखकर हंसे, वो चाहता है लोग उसको देखकर हंसे। ठीक है, तो अपने कपड़ों के माध्यम से, अगर आप अपने पहनावे के माध्यम से हंसी का पात्र जानबूझकर बनना चाहते हो तो आता है इसमें। ठीक है, जैसे कि अब मैं किसी दिन ये पैंट खींच के यहाँ तक पहन के आऊं, आधा पैंट पहन के आऊं, देखो हंसोगे नहीं, क्या आप लेके चले जाए। ठीक है, अगर मैं किसी दिन क्या करूं, देखो मेरे वाले से मैं बीच से रेजर लगा के छील दूं ऐसे, ये बीच में एक नाली बन जाएगी, किनारे किनारे बाल, बीच में नाली, पानी जाएगा आराम से। ये क्या खुशी नहीं होगी आपको? लेकिन हमेशा नहीं लेगी, एक दो बार हंसोगे उसके बाद नहीं हंसोगे। तो आता है इसमें आपके वेशभूषा के हिसाब से, अगर कोई हंस रहा है या फिर कोई खुश हो, जैसे किसी को इंप्रेस करना है, क्या सूट पैंट एकदम अच्छे से पहन के एकदम बन ठन के आएंगे, जो देखेगा इंप्रेस हो जाएगा, तो वो भी आता है आपके पहनावे पे। आप हंसी का पात्र बनना चाहते हैं कि आप किसी के पात्र बनना चाहते हैं, जिसके पात्र बनना चाहते हैं आपके पहनावे पे डिपेंड करता है। जोकर भी पहनता है कपड़ा, उस जोकर को देखने जाने वाले लोग भी कपड़ा पहन के जाते हैं, लेकिन जोकर के पहनावे में उनके पहनावे में बहुत अंतर होता है। ओके, तीसरा, चौथा, सात्विक या मानसिक अनुभव, सात्विक या मानसिक अनुभव, सात्विक या मानसिक अनुभव, ये क्या होता है? सात्विक लिखो, जैसे उसमें दरअसल लिखना कौन होते हैं सात्विक, जिन पर हमारा वश ना चले। बहुत सारे अनुभव होते हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती हैं, फिर भी होती रहती हैं। तो सात्विक या मानसिक अनुभव इसमें लिखेंगे जिन पर हमारा वश ना चले। जैसे सुन लीजिए, जैसे क्या क्या होता है, जैसे कभी कभी जब बहुत दुख में रहो, आंसू निकल जाते हैं, आप चाहो तो भी नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे, निकल जाएंगे। कभी बहुत डर जाओ, शरीर कांपने लगता है, आप चाहो तो नहीं रोक पाओगे ना। तो ये सात्विक में, मतलब जिन पर आपका वश नहीं चल रहा है, वो हो ही जा रहे हैं। जैसे मैंने इस लड़की वाला बताया, ये जब इसको रोका तो क्या है बोलो, ये इसकी आवाज कांप गई, ये चाहकर भी सही से नहीं बोल पाया होगा। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा अगर यहां बोलो, आप चाहकर भी ठीक से नहीं बोल पाओगे, आवाज लड़खड़ा ही जाएगी। तो आता है जब आप चाहकर भी उसे ना सुधार पाओ तो जाता है किसमें? सात्विक अनुभव। लिख लो आप, जैसे आंसू आना, शरीर का कांपना, हो गया। जुबान का लड़खड़ाना, जुबान का लड़खड़ाना, हो गया। अब कभी कभी ना, ये तो मैं तो बता दिया आपको,
जो वन लाइनर में यूपीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, ये जो आप अनुभाव लिख रहे हो इनकी संख्या कितनी है, लाइन आप नोट कर लीजिएगा। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई। संख्या कभी कभी पेपर में आ जाता है, संख्या पता होनी चाहिए। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। आठों के आपको नाम लिखने हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई। नाम लिख रहे हैं लेकिन ये नाम आपसे यूपीपी लेवल पे नहीं पूछता, बस संख्या पूछा जा सकता है। तो आठों के नाम लिखें। स्तंभ, स्तंभ एकदम से खड़े हो जाओ, शांत हो जाओ, स्तंभ। दूसरा स्वेद, पसीना आ गया आपके शरीर में, होता है ना कभी कभी डर जाओ अंदर से। पसीना कब आता है? तैरने पे पसीना आता है, करने पर, दौड़ने पर नहीं। तो स्वेद हो गया। तीसरा लिख लेना रोमांच। रोमांच समझते हो क्या होता है? रोमांच बताएं कोई मुझे, रोमांच क्या होता है? रोमांच तो जैसे हम क्रिकेट वगैरह देख रहे हैं, हाँ। कोई चीज मैच वगैरह में गया तो चाहने लगा, कुछ भी चाहने लगा, उसमें मुझे बहुत खुशी आती है। जब खुशी होती है तो हंसने हंसते भी। हाँ और ठीक है, आप बता रहे हो उसको। तो रोमांच है क्या? रोमांच मतलब कि आगे क्या होगा पता नहीं, वो रोमांच है। जब आप वहीं मौजूद हो लेकिन क्या होगा आगे पता नहीं, वही रोमांच। ठीक है, रोमांच। एक और लिखना स्वरभंग। स्वरभंग तभी बताए थे, स्वर टूट जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे ढंग से। हो गया। कंप, कंप मतलब वही कांपना, कंप। कौन लिखो? विवर्णता, विवर्णता, विवर्णता। विवर्णता समझते हो? नहीं समझते? वर्ण मीन्स होता है रंग, विवर्णता बिना रंगहीनता, मतलब शरीर के रंग उड़ जाते हैं। होता है ना कभी कभी जब बहुत डर जाओ, ऐसा लगता है शरीर का रंग ही उड़ गया है, एकदम जैसे शरीर एकदम पीला पड़ गया, शरीर मतलब शरीर का कोई रंग ही नहीं है, उसे बोलते हैं विवर्णता। क्वेश्चन लिखो रंगहीनता से बोलते हैं। हो गया। अश्रु, अश्रु इसी में एक ही हाँ अलग से, अलग से अश्रु अलग से। हो गया। एक और क्यों? प्रलय। 8 हो गए। ये 8 भाव है, अनुभाव है। ठीक है, 8 अनुभाव है। ओके, तो विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव के बाद अनुभाव। अनुभाव के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैसे 4 भागों में बांटा गया लेकिन टोटल है इनकी संख्या 8 है। ठीक है, लास्ट बच रहा है संचारी भाव। संचारी भाव को बोलते हैं व्यभिचारी भाव, जो आपके मन में छुपा हो। ठीक है, जरूरत पड़ने पर, मतलब आप अंदर से महसूस कर रहे हो और बाद में आप लोगों को बताते हो, उसे बोलते हैं संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। इसमें लिखेंगे लाइन, मन में संचरण करने वाले भाव, मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या पता होगा आपको? हाँ, इनकी संख्या 33 है, 33। व्यभिचारी भाव कहते हैं, इनकी संख्या 33 मानी गई है। हो गया। आपको सबके नाम नोट करने हैं 33 होगा, ताकि जब आप रस पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा ये भाव निकल रहे हैं, संचारी भाव। बस जल्दी जल्दी नोट कर लो, बस पता होना चाहिए आपको। पूछा नहीं जाता, संख्या ही पूछी जाती है, कौन सा है संचारी भाव ऐसा नहीं पूछा जाता किसी एग्जाम में। लिखना पहला हर्ष। हर्ष, हर्ष समझते हो? विषाद, विषाद, विषाद समझते हो? दुख। तीसरा त्रास, त्रास। त्रास क्या होता है? क्वेश्चन लिख लेना जिसको ना समझ पाए। भय बोलते हैं, भय को त्रास भी बोलते हैं। हो गया। चौथा लज्जा, लज्जा तो जानते होगे,
ग्लानि, लिखते जाओ। ग्लानि समझते हो? जब अंदर खुद जब घृणा होने लगती है ना, ग्लानि। चिंता, शंका, हो गया। असूया, असूया, बता रहे लो। असूया, या असूया क्या होता है? जब कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो अपने से नहीं रहा जाए, असहिष्णुता आ जाए कि नहीं इसको रोको, किसी तरह से इसको खत्म करो, कि मतलब किसी को बढ़ता देखकर किसी को जलन होने लगे तो असूया हो जाता है। हाँ, ईर्ष्या बोल सकते हो, लेकिन असूया ज्यादा सही है। ठीक है, तो लिख लेना, चाहे क्वेश्चन में आप वही नोट कर लीजिएगा। दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, मतलब लगाव ना हो, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति जलन बोल सकते हो, होता है ना। और खासकर कोचिंग में तो जरूर होते हैं ना। कोई कोचिंग पढ़ने लगे फिर देखो दूसरी कोचिंग वाले, बच्चे में होता है, बच्चों में भी हो जाता है। नहीं, लड़की लड़का में नहीं होता है भाई। लड़की अच्छा होता है, हाँ, कोई लड़की टॉप कर जाए अभी, लड़कों के मन में आता है। बैठाओ 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 बैठाओ, अच्छा यहाँ बैठ जाओ, पैर बचा के हो गया। अगला लिखे, असूया हो गया। अमर्ष, अमर्ष क्या होता है? अमर्ष जानते हो क्या होता है? अगर कोई आपका विरोधी है, कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है, कोई आपकी बेइज्जती करता है, कोई आपका विरोधी है और उसका विरोध करने के अंदर आपकी आप मतलब आपको बुरा लग रहा है, आप बोलना चाहते हो लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप बोल दो, मतलब किसी के विरोध का आप विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्या? अमर्ष। चाहे आप उसको इंग्लैंड कोष्टक में लिख लो। विरोधी का विरोध न कर पाने के कारण उत्पन्न जो दुख होता है उसे अमर्ष बोलते हैं। मतलब कोई हमारे विरोधी है, वो उल्टा सीधा बोल रहा है लेकिन हमारी व्यवस्था ये हम कुछ नहीं बोल सकते, तो ये इससे जो दुख उत्पन्न होता है वही है अमर्ष। समझ में आया? जैसे आपके यहाँ कोई नेता आ जाए या फिर कभी कभी ये पुलिस वाले आ जाते हैं किसी गरीब के घर, जितनी गाली उनको आता सब दे जाते हैं, बेचारा हाथ जोड़ के सुनता, हाँ साहब करता रहता है, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं कि साहब को जवाब देते। लेकिन वही पुलिस वाला किसी नेता के घर जाएगा तो वो साहब करता है, नेता नहीं करता है। मतलब कि ये है कि गरीब के घर गए, कुछ भी बोल दिए, वो बेचारा साहब करके सुन लेगा, कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं उनका जवाब दे सके, लेकिन अंदर से दुखी होगा कि कितने बदतमीज बात करके गया। ये दुख होता है जो ये जो बोल ना पाना, इसी को बोलते हैं क्या? अमर्ष। समझ में आया? कभी कभी कुछ लोग इसलिए नहीं उलझना चाहते, कौन उलझे? जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, जो मैं गाड़ी से उतरने वाला था, एक गुंडा टाइप लड़का बैठा हुआ था, बोला नहीं यहाँ नहीं उतरने देंगे, चलो आगे उतरो। अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि इससे उलझ जाऊं, ऐसा नहीं लड़ने का मन, मतलब कि लड़ूंगा तो एक पतला सा था। कुछ लोगों का क्या होता है कि समाज में क्रेज इतना ज्यादा होता है, शरीर में दम ना हो भले भी, लेकिन उनका इतना खौफ होता है समाज में कि लोग उनसे लड़ना नहीं चाहते। वो पतला सा चाहूँ मैं 10 बार उठा के पटकूं उससे, ठीक है, लेकिन मैं सोचा अब इससे उलझूंगा फिर इसके जैसा बनना पड़ेगा। ये भी गाली दे तो गाली तो मुझसे निकलती भी नहीं कभी, और फिर लड़ूंगा तो वो ये इसी रास्ते से आता है, रोज परेशान करेगा, अच्छा है किससे बच के हट जाऊँ वहां से, ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं बोला मैं। तो कभी कभी होता है कि बोलने की हिम्मत होनी नहीं हो पाती, तो वो अमर्ष में आता, दुख होता है कैसे बोल दिया इसने ना। चलिए अगला लिखते हैं। मोह, मोह तो जानते ही हो, मोह जानती हो ना? मोह बताएं क्या होता है? हाँ, किसी के प्रति माँ बाप के प्रति मोह होता है। हाँ, किसी के प्रति जो लगाव होता है वही मोह है, ठीक है। अपने माँ बाप कहने की जरूरत नहीं है, मोह सर के प्रति हो जाता है, ठीक है। आपको लगा सर की कुछ और समझ लेंगे, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और लिखिए गर्व, उत्सुकता, कुछ जानने की उत्सुकता। अगला लिखना उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता समझ में आता है, कुछ जानने की इच्छा, उत्सुकता है ना, जल्दी बताए ना, तो वही उत्सुकता होता है। अगला उग्रता, उग्रता, उग्रता क्या होता है?
होगा। ये जो शरीर की भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती, ये उग्रता है। रावण बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे पकड़ता उठा के फेंक देता था, इतना मजबूत था। जब उसे सुनाई पड़ा कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, अरे ऐसे सब उठा के फेंक देता हूँ, धनुष कौन सी बड़ी चीज है। कुछ लोग कहते हैं पहुंचा था, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहुंचा था। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? स्वयंवर में गया था कि नहीं गया था? गया था, लेकिन तब तक धनुष टूट गई। नहीं, हमने जो पढ़ा है उसमें ये बताया कि नहीं गया था। पता नहीं गया था कि नहीं, तो रावण ही बता पाएगा। चलो आगे देखो। उग्रता, चपलता, चपलता, जल्दी जल्दी कुछ करने की जो क्षमता होती है उसे चपलता बोलते हैं। दीनता, दीनता मतलब कि एकदम से मतलब दुखी, एकदम लाचार जो लोग होते हैं, कुछ न करने की क्षमता होती है, दीनता बोलते हैं उसे। जड़ता, जड़ता मतलब कभी कभी ऐसे कुछ बातें सुन लेते हैं ना, शरीर एकदम स्तंभ सा हो जाता है कि क्या बोलूं मैं, आवाज ही नहीं निकलती, उसे बोलते हैं जड़ता। हो गया? जैसे मान लो कोई किसी को बहुत प्रेम करता है और अचानक से सुना कि उसकी मौत हो गई, एकदम पत्थर हो जाएगा, उसे बर्दाश्त ही नहीं, ये तो चला गया ना, ऐसे होता है, इसे बोलते हैं जड़ता। जब राम के बारे में दशरथ ने सुना कि राम गए, कुछ देर के लिए पत्थर हो गए, अरे राम चले गए, उसके बाद उनकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसी जड़ता मतलब बहुत ज्यादा लगाव जब होता है, जान ले लेती है। जड़ता बहुत खराब चीज होती है। अगला लिख रहा है आवेग, आवेग। अगला लिख निर्वेद, निर्वेद समझते हो? निर्वेद में क्या होता है? शांत तो होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, लेकिन निर्वेद में क्या होता है? इंसान अंदर से एकदम अपने को ही कोसता रहता है, एकदम कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, तो निर्वेद में खुद को कोसा जाता है, खुद के बारे में गलत सोचा जाता है, उसे निर्वेद बोलते हैं। एक और लिखना धृति, धृति, धृत का मतलब क्या होता है ना, अगर इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो धृति होता है। मतलब कि अगर आपकी इच्छाएं, आपके अंदर इच्छाएं पूर्ति हो गई तो इच्छा जल्दी जल्दी नहीं बनेगी। मतलब कि इच्छा आई पूरी हो गई, तो जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती ना बार बार सोचता रहता है। धृत में क्या होता है? इच्छाओं की पूर्ति हो गई है, ठीक है, इच्छा बन नहीं रही है, उसे बोलते हैं धृति। अगला लिखना मति, मतलब जो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, समझ लो उसकी समझ से इच्छाएं पूरी हो जाती है। यही बोलते मुझे मोक्ष चाहिए, मेरे अंदर की इच्छाएं खत्म कर दीजिए। हो गया? मति, मत का मतलब बुद्धि होता है आपका, मति छोटा टी। अगला लिखना विबोध, बोध के आगे बी, विबोध मतलब आपके अंदर परम ज्ञान आ गया है, चैतन्य हो गए, सब कुछ जान रहे हैं, दुनिया को समझ चुके हैं, उसे बोलते हैं विबोध। हो गया? एक और लिखना वितर्क, वितर्क मतलब आपके तर्क के विपरीत में कोई तर्क दे, उसे वितर्क बोलते हैं। श्रम, श्रम तो जानते हो आप। आलस, आलस भी जानते हो आप। निद्रा, वो तो आपका फेवरेट है। स्वप्न, ये तो और फेवरेट है, निद्रा के बाद स्वप्न। अच्छा, एक और लिखो स्मृति, स्वप्न, स्मृति, स्मृति क्या होता है? यादें, यादें, यादें और स्वप्न में अंतर क्या है? बताओ शिल्पा, शिल्पा बताएंगे। यादें और सपने हम सोते हुए देखते हैं और यादों हम जागकर ही करते हैं। यादों हम जागते हैं, जागते हुए जो सोचते हैं वो यादें, किसी को सोचते हैं। और स्वप्न में जो आ जाए वो क्या होता है? मतलब सोते हुए जो देखे वो क्या है? स्वप्न। स्वप्न में कभी कोचिंग दिखती है आप लोगों को? ऐसी दिखती है और बड़ी दिखती है? बड़ी देखा करो, बड़ी देखोगे तभी तो आगे बढ़ेगा। चलो, कभी मैं देखा स्वप्न में किसी के? आप किसी देखे? क्या कर रहा था? पढ़ा यहीं पर? नहीं सर, यहाँ पर नहीं। अच्छा, माहौल मतलब पढ़ाई रहा था।
कुछ और भी देख लिया करो, मतलब किस बड़े संस्था में देख लिया करो पढ़ाते हो। यही देखो, नहीं बड़ी संस्था में देखो, मतलब इस संस्था को और बड़ा करके देखा करो। आपने देखा बड़ा सपने बड़ा कर लीजिए। जब आपको लगे सोते वक्त अगर कभी सपने में मैं पढ़ाते हुए दिखूं, तुरंत भगवान भगवान थोड़ा इसको बड़ा करिए, भगवान थोड़ा इसको बड़ा करिए। भगवान कहोगे तभी बड़ा होगा। जूम करवा लिया करो। स्मृति हो गया। अगला लिखो मद। मद समझते हो? मद मठ नहीं, मद मीन्स होता है घमंड, किस मद में चूर हो, घमंड। उन्माद, मद और उन्माद में अंतर है। मद मीन्स होता है घमंड, उन्माद क्या होता है? उन्माद होता है पागलपन, उन्मादी है बड़ा और पागल पलेट सा है, सनकी जिसे बोलते हैं ना, जो मन में आएगा करेगा। बोलते हैं वो सनकी, उससे मतलब जो उसका जो मन आता है वही करता, किसी सुनता नहीं, तो उसे बोलते हैं क्या? उन्माद। ठीक है, एक लिखो अवहिथा। लिख लीजिए, लिख लीजिए अवहिता। इसको इसका क्या, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन लिख लो इसको। खुशी के भावों को छिपाना। आप अंदर से खुश हो लेकिन बाहर बोल नहीं पा रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? खुशी के भाव को छिपाना, उसे बोलते हैं अवहिता। जैसे मान लो आप कहीं बारात में गए और आप जिसको चाह रहे थे वो आया हुआ है, आप खुल के बोल नहीं पा रहे लेकिन अंदर अंदर खुश हो, चलो आया तो, लेकिन बोल नहीं पा रहे, इसे क्या बोलते हैं? एक और लिखो, या फिर उसको छोड़ दो आने वाला। आप बारात में गए, सुबह आंगने में बैठे, आप मांगे थे कि मुझे वो घरघट्टी चाहिए, आटा पीसने वाली आती है ना, दहेज में दे दीजिएगा, ठीक है? वो बोले नहीं अभी नहीं, मैंने इतना सामान दे दिए। लेकिन जैसे आप अगले बैठे और आपकी निगाह पड़ी, अच्छी घरघट्टी रखी, दूल्हा अंदर से बहुत खुश हो जाएगा। वो क्या है? अवहिता। आप बोल नहीं रहे लेकिन अंदर से खुश हो। शादी के बाद आटा पीस के रोटी भी एक और लिखो अपस्मार। अपस्मार, अपस्मार, अपस्मार को बोलते हैं मूर्छा। मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाना, अपस्मार होता है। कभी कभी कुछ दुख इतना भयानक हो जाता है कि इंसान मूर्छित हो जाता है, जैसे किसी की मौत हो जाए, कोई बहुत प्रिय मर जाए, बेहोश हो जाते हैं ना, उसे अपस्मार बोलते हैं। एक और लिख लेना व्याधि। व्याधि, व्याधि, यह आ का मात्रा ध छोटी, व्याधि, व्याधि समझते हो? रोग। हो गया 32। लास्ट लिखो 33वां मरण। मर गए तो सब खत्म, तो यहीं से खत्म हो जाता है। 33 हो गया ना? चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग रस। मेन रस अब शुरू होगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतना जितना पीछे के पढ़े हो, इसमें बड़े एग्जामों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यूपीपी में जो क्वेश्चन बनेंगे वो अब के पेपर से बनेंगे, अब जो पढ़ने चल रहे उससे बनेंगे। ओके, रीडिंग करिएगा। रस करने से पहले कुछ नोट कर लीजिए, कुछ तथ्य नोट करिए पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोले, लिखिएगा। भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, रचयिता है भरत मुनि। वीडियो का फिगर लगाए पड़े हो गया। भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया है। हो गया? भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 ही रस थे, याद रखना है, पेपर में आता है। अगला अलग से बना लिखना। 9वां रस निर्वेद, जिसे शांत रस बोलते हैं। निर्वेद है, शांत रस के नाम जाना जाता है, स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद है जिसे उद्भट्ट ने बताया था, एक अलग थे ये उद्भट्ट, उन्होंने 9वें रस के बारे में बताया था। 9वां रस निर्वेद है। भरत मुनि ने 8 रस बताया था, 9वां रस
निर्वेद है जिसे उद्भट ने बताया था। उसके बाद के लोगों ने 2 रस और बताए थे, याद होगा आपको, एक वात्सल और एक भगवत विषय। अलग से बना फिर से लिखना, बोले भगवत विषयक रस, भगवत विषयक रस को 10वां रस रूप गोस्वामी ने बताया था। रूप गोस्वामी ने कहा भगवत विषयक रस भी एक रस है, मतलब भगवान की आराधना के लिए जो रस होता है भगवत विषयक रस है, तो उसके बारे में रूप गोस्वामी ने बताया था। रूप गोस्वामी हो गया। अगला 11वां रस लिखे, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने बताया था। तुम संपूर्ण रसों की संख्या 11, भरत मुनि के अनुसार 8, कुल रस कितने, मूल रूप से 9, ठीक है। संपूर्ण रस आएगा तो 11, भरत मुनि के अनुसार 8, कुल रस 9, जो पढ़े जाएंगे 9 पढ़े जाएंगे, ठीक है। वैसे हैं कितने, 11। तो अब हम शुरू करेंगे रसों के। तो पहले हम बाद में आपको लिस्ट बना देंगे किस रस का क्या स्थायी भाव है, अभी हम डायरेक्ट रस पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रस पढ़ेंगे श्रृंगार रस। हेडिंग करें आराम से, चोट तो नहीं लगी। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। इसमें लिखेगा कैसे करके, पहले थोड़ा सा लिखेगा, किसी साहित्य में श्रृंगार रस में 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक हीरो दूसरा हीरोइन, नायक और नायिका। लिखना, किसी साहित्य में नायक, साहित्य का मतलब गीत गजल कविता कुछ भी हो सकती है, ठीक है। किसी साहित्य में नायक अथवा नायिका की प्रेम मिलाप, किसी साहित्य में नायक अथवा नायिका के प्रेम मिलाप तथा विरह, तथा विरह समझते हो जब अलग हो जाता है, विरह का वर्णन किया जाता है, तो विरह का वर्णन किया जाता है तो वहां श्रृंगार रस है, वहां श्रृंगार रस होता है। विरह का वर्णन किया जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। किसी साहित्य में नायक नायिका के प्रेम मिलाप या उनके विरह का वर्णन किया जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। इनके 2 भाग हैं, इसके 2 भेद हैं। संयोग श्रृंगार, ऐसे लिखना आप, इसको गलत मत लिखना, ये जैसे लिखे गलत मत लिखना। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नायक नायिका मिल जाए तो वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, ओके ओके, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वही नीचे एक लाइन और लिखना है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा है। जितने भी रस हैं सभी रसों का राजा कौन सा है, श्रृंगार रस। ज्यादातर कविताएं श्रृंगार रस पर ही लिखी जाती है, क्योंकि अगर किसी कविता में नायक नायिका ना हो तो वो मजा नहीं लेता। किसी गाने में नायक नायिका ना हो, मूवी हो गया या फिर कोई गाना हो गया, अगर वो नायक या नायिका के को मिलाकर ना गाए तो गाना किसके माध्यम से गाया जाएगा, कोई माध्यम होना चाहिए ना। लड़का गाए तो लड़की के लिए गाए, लड़की गाए तो लड़के के लिए गाए, लेकिन जरूरी नहीं लड़का लड़की के लिए गाए, लड़का अपने लिए भी गा सकता है, उसमें श्रृंगार रस नहीं होगा। जैसे चांद तारे तोड़ लाऊं, ऐसे है ना, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, गाना सुने होंगे आप, उसमें वो लड़का किसी के लिए नहीं गा रहा, वो अपने लिए गा रहा है। तो वहां पर जहां नायक नायिका दोनों की जरूरत पड़ जाएगी तो वहां हो जाएगा श्रृंगार रस, जिसके इसको रसराज कहा जाएगा, रसों का राजा, ठीक है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, पहला लिखेंगे संयोग श्रृंगार, हेडिंग करिए संयोग श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है क्या है, रति है। आप वहीं कहीं ऐड कर लीजिए श्रृंगार रस में ही, इसका जहां हेडिंग पड़ा वहीं आगे ऐड कर लीजिए। इसका अस्थायी भाव रति है। रति मीन्स प्रेम होता है। रति किसकी पत्नी थी, कामदेव की।
कामदेव भी प्रेम के प्रतीक है। मन में जो इच्छाएं जागृत होती है कामदेव की वजह से ही होती है। कामदेव को इस बात का घमंड था कि मैं जहां चाहूं इच्छाएं जागृत कर दूं, जिसके मन में चाहूं जागृत कर दूं। लेकिन उनका पाला कभी शंकर जी से पड़ा नहीं था और जिस दिन पड़ा वो दिन खत्म हो गए, उनका अंग ही खत्म हो गया। इसलिए उनका एक पर्यायवाची है अनंग, जिसके पास अंग ही नहीं। किसने खत्म किया? विनोद को नहीं समझ आ रहा ना विनोद विनोद नहीं मानते कोई कामदेव रहे होंगे, कोई शंकर जी रहे होंगे। चलो चले। तो यहाँ क्या लिखा? ठीक है, संयोग श्रृंगार। इसमें लिखना एक लाइन, संयोग श्रृंगार। इसमें लिखना इसका स्थायी भाव रति है। देखो संयोग का भी स्थायी भाव रति है, वियोग का भी। रति का मतलब प्रेम होता है, साथ में रहोगे तब भी प्रेम है, दूर रहोगे तब भी तो प्रेम ही होता है ना। इसका स्थायी भाव रति है। अब इसमें लिखना थोड़ा सा नायक, संयोग श्रृंगार लिखना नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन, प्रेमी और प्रेमिका, और सोनी और महिवार, जो भी बोलना चाहो। नायक और नायिका अगर साथ में हो, नायक और नायिका यदि साथ में हो तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। मतलब जो भी गाने, जो भी कविताएं ऐसी लिखी जाए जिसमें नायक नायिका को साथ में दर्शाया जा रहा है तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अगर साथ में ना, इसके अलावा एक लाइन और लिखना है इसे, इसके अलावा यदि नायक और नायिका के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, जरूरी नहीं साथ में हमेशा दिखाए, तब हो सकता है कि एक दूसरे के रूप का वर्णन कर रहा है, बड़ी खूबसूरत हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। सुनेगा ना? इसके अलावा नायक और नायिका के रूप का वर्णन किया जा रहा हो, गाना भी मत लिखिएगा, तो वहां पर भी संयोग श्रृंगार ही होता है। नहीं तो आपको लगेगी इस गाने में तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है नायक नायिका साथ में नहीं। हो गया? चलो मैं एक गाना गा रहा हूं, लड़के बताएंगे संयोग श्रृंगार है। अच्छा कल एक वीडियो भेजा था ग्रुप में, कौन सा श्रृंगार था? संयोग था? कंफर्म हो? अच्छा मैं अभी एक गाना गा रहा हूं, उसको बताओ, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, बताओ संयोग है वियोग है। लड़के बताएंगे। कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। बताओ भाई संयोग है वियोग है? वियोग है ना, दूर है तभी तो गा रहा है। ठीक है, सता रही तभी तो। लेकिन मेन उदाहरण लिखिए जो पेपर में है उदाहरण लिखिए, जैसे उदाहरण लिखवा दे। अच्छा एक लाइन रुक जाइए, उदाहरण रेडी कर लिया क्या? इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, जैसे भी रहने दीजिए। लिखना अस्थाई भाव, इसमें अस्थाई भाव लिखो रति, कुछ और नोट करवाना है, लिखो अस्थाई भाव रति, फिर से लिखो अस्थाई भाव रति। रत मतलब प्रेम, हो गया? यही पहचानना है। दूसरा कामा करके दूसरा लिखना आश्रयालंबन, या फिर नीचे करके नीचे लिख लो आश्रयालंबन। अस्थाई भाव रति है, आश्रयालंबन, विषयालंबन यहां बताए थे आपको। आश्रयालंबन कैसे लिखना? जिसके मन में रति का भाव जगे। आश्रयालंबन कैसे कैसे लिखेंगे? जिसके मन में रति का भाव जगे। रति मतलब प्रेम का भाव जगे। लिख लिए? प्रतीक नोट करेगा। आश्रयालंबन जिसके मन में प्रेम का भाव जगे या फिर रति का भाव जगे। विषयालंबन लिखना उसी के नीचे, जिसके लिए रति का भाव जगे। जिसके लिए रति का भाव जगे। अब सुनो, यहां देखिए, ये बताएंगे, अंकित आप बताओगे, ठीक है? ये आश्रयालंबन विषयालंबन समझ में आ रहा है? जिसके मन में भाव जगे आश्रयालंबन, जिसके लिए जगे विषयालंबन। क्लियर है? यक्ष वाई को बोलता है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे साथ लाऊंगा।
ना। तो आश्रयालंबन कौन है इसमें? यक्ष आश्रयालंबन है। कंफर्म सही है? विषयालंबन वही है, तभी तो कह रहा है ना, उसी के लिए उसके अंदर भाव जग रहे हैं। ओके, अभी समझ में आ गया। ठीक है, अगला लिखना। उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब क्या होता है? उद्दीपन में लिखना परिस्थितियां, माहौल बोल सकते हो। परिस्थितियों में क्या क्या आएगा? चांदनी रात, हाँ एकांत भी लिख लो, बारिश का मौसम भी हो सकता है। तभी तो याद आता है जब प्रेमी प्रेमिका को याद करेगा, साथ में रहेंगे दोनों, तो गाना गाएंगे, तो किस में आएगा? इसी में आएगा, सब हो जाएगा। या फिर कोई गाना बज गया, संगीत, संगीत में भी तो आता है, संयोग श्रृंगार में आ जाएगा। ठीक है, साथ में गाना सुन रहे हैं, तो हो जाएगा क्या? चांदनी रात, गीत संगीत वर्षा, ये सब आता है किसमें? उद्दीपन में। और क्या बच रहा है? आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, इसके अलावा क्या लिखवाया गया था आपको? अनुभव। सॉरी, अनुभव तो भूल गए। इसमें अनुभव क्या होगा? हेडिंग करो अनुभव। एक दो बार पढ़ लोगे, बाकी सब पर फॉलो होने लगेगा। अनुभव, अनुभव में क्या होगा? अगर साथ में नायक नायिका होंगे तो अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं आती हैं। अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं आएगी, जैसे जैसे नजर झुकाना, आंख मिलाना, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, गाना सुनो। मुस्कुराना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया। एक बच रहा है संचारी भाव, इसमें हेडिंग करो संचारी भाव। संचारी भाव में संयोग श्रृंगार में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो हर्ष आएगा, खुशी। हर्ष लिखवाया था संचारी भाव में, 33 जो लिखे हो हर्ष। अगर जिसके आप साथ में हो, अगर वो आपके साथ में सिफर तो अंदर खुशी रहेगी, हर्ष रहेगा। उत्सुकता, उसके बारे में जानने की उत्सुकता रहेगी, तो उत्सुकता भी लिख लो आप। हो गया। लज्जा, वो लजाता, वो तो नहीं लजाएगी लड़कियां, लजा वो जो होती है मिलाई का लजाती रहती है ना, तो लज्जा भी आएगा इसमें। हो गया। तो ये सब किसमें आएंगे? संचारी भाव। अब एक उदाहरण लिखिए जैसे करके। लिखना, बूझत, बूझत श्याम। ऐसी चीजें कृष्ण से ही ज्यादा रिलेट करेगी तो अच्छी लगेगी ना, क्योंकि कृष्ण रास रचैया थे, बहुत रास रचाते थे गोपियों के संग। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम, बूझत मतलब पूछना, बूझत श्याम कौन तू गोरी। हो गया, गोरी समझते हो ना। और एक और बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत, कहाँ रहत, काकी है बेटी, ब्रजभाषा में लिखा गया। कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? काकी, अरे काकी मतलब किसकी? काकी हो बेटी। हो गया। देखी नहीं, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी। बता रहे हैं खोरी मतलब, देखो क्या कह रहा है? बूझत श्याम, जैसे मान लो कि कुछ समय के लिए, मान लो ये कृष्ण है, ये राधा है। बूझत श्याम कहाँ, क्या लिखा है? कौन तू गोरी, ये गोरी तुम कौन हो और कहाँ कहाँ रहती हो? काकी हो, बेटी, किसकी बेटी हो? और देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी, मैंने तुमको, खोरी मतलब यहाँ होता है गलियां, ब्रज की गलियां, मैंने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में देखा नहीं ना, देखी नहीं। और आगे कुछ है? तो यहाँ पर अब आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, अनुभाव, कुछ समझ में आ रहा है? चलो एक का मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी लास्ट का आगे का आप बताइएगा। लिखना, आश्रय विषय सब समझ में आ जाएगा। एक लिख लेना,
इसमें अलग से लिखो, इसमें उद्दीपन। बताओ इसमें उद्दीपन क्या है? इतनी लाइन में पढ़ के बताओ। ब्रज की खोज मतलब ब्रज की गली है ना। देखो कितना दिमाग तेज हो गया। देखो इसमें उद्दीपन ब्रज की गलियां हैं, वही तो देखा था उनको। जिस गली में आप किसी को देखे हो और आपको पसंद है तो वो गली याद नहीं आती? कभी कभी आती ना? नहीं बताओगे? कोई बात नहीं। अच्छा अनुभव क्या होगा? बताओ अनुभव क्या होगा इसमें? अनुभव क्या होगा? लड़कियों में कोई बताए, सब लड़की बताएंगे। पेपर में आएगा कंफ्यूज कर देंगे। हाँ गोरी अनुभव है। देखो अनुभव में देखो, मैं लिखवा दे रहा हूँ। अनुभव शारीरिक चेष्टा ना। तो शारीरिक चेष्टा क्या है? कृष्ण राधा से पूछताछ कर रहे हैं, यही शारीरिक चेष्टा है ना। देखना कृष्ण का राधा से पूछताछ करना, यही अनुभव है। शारीरिक चेष्टा तो यही है ना, कोई आके बात करेगा वही तो शारीरिक चेष्टा है। काई वाणी पढ़े तो थे सब ना, 4 भागों में बटा हुआ था। कृष्ण का राधा से बात करना, पूछना। जो 33 संचारी भाव लिखे हो उसमें से कौन सा संचारी भाव इसमें दिख रहा है? उत्सुकता है। देखो संचारी भाव लिखो, उत्सुकता, जिज्ञासा, जानना चाहते कौन है। कौन है जो एक बार मुड़ के भी नहीं देखा? एक गाना सुने थे, एक मूवी आई थी, कौन सी थी? कभी खुशी कभी गम, करीना कपूर कहती ना, कौन है जो एक बार मुझे मुड़ के भी नहीं देखा? तो कृष्ण को भी लगा कौन है जो ब्रज की गलियों में दिख गई। क्या हुआ? क्या खुशी मिल गई? हो गया। चले अब एक मैं बोल रहा हूं उसके बारे में आप लोग बताएंगे। अगला उदाहरण लिखे। उदाहरण ये समझ में आ जाएगा तो आप कर लो। तो आश्रयालंबन विषयालंबन सिंपल सी बात है। आश्रयालंबन कौन है? किसके मन में उत्सुकता जग रही है? कृष्ण। आश्रया किसके प्रति? सिंपल है, जो कठिन था उसको बता दिया मैंने। ठीक है एक उदाहरण और लिखो। कहत, सुने होंगे, कहत नटत, प्रतीक लिखिएगा। कहत नटत रीझत खीझत मिलत। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात हो गया। भरे भवन में, भरे भवन में करत है। कौन लिख सकता है इतना खतरनाक? वही जिनके नाम में बिहार है लेकिन वो बिहार के नहीं है। नाम बिहारी लेकिन बिहार के नहीं है। ओके? भरे भवन में करत है नयनन ही सब बात। भरे भवन में करत है नयनन ही सब बात। देखो एक घर है, मतलब कि मान लो लड़के वाले लड़की को देखने गए ना। अब किसी घर में गए, घर में इधर पूरा मम्मी पापा उधर सो के पूरे फैमिली वाले बैठे हैं, लड़की पीछे खड़ी है, लड़का इधर पीछे खड़ा है। ठीक है, दोनों बात करना चाहते हैं लेकिन वहां घर वाले हैं, एकांत चाहिए ना बात करने के लिए। तो ऐसे में ऐसे लैंग्वेज का उपयोग करें जिसको कोई ना सुन पाए, वो होता है सांकेतिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आंख से आंख मिली ये अब बताओ आप लोग को मजा आएगा। कहा तो उसने इशारा किया, चलो बाहर मिलते हैं ना। उसने नाटक, उसने मना कर दिया ना। उसके बाद क्या है? ना ऐसे किया प्लीज खींचा, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो तुम्हारा कुछ नहीं, हटो यहाँ से। उसके बाद उधर वो कर ली, फिर थोड़ी देर बाद देख रहा है, देख ली, फिर देख ली, खिल गया चेहरा। एक बार जब फिर से नजर मिली तो नजर मिली, खिला, चेहरा खिल गया। उसके बाद वो लजा गई। ठीक है, लड़कियां लजाती है लजिया।
इतनी सारी बातें हो गई है, भरे भवन में करत, पूरा भवन भरा हुआ है, लेकिन नैनन से सारी बातें हो गई, सब कुछ बात, चलो नहीं चलेंगे, चलो ना नहीं चलेंगे, गुस्सा भी हो गया, मना भी लिया, सब कुछ कर लिया बिना मिले। ये कौन कर सकता है? बिहारी कर सकता है। तो ये था इसमें, ठीक है। इसमें आप वही नायक नायिका नाम तो नहीं दिया है, ठीक है, बाकी आप कर लोगे। ओके, ये दो याद रखना। अब कोई सहयोग सिंगार का मुझे गाना बता दो। अच्छा, एक और लिख लो जो आम चल रहा है। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, सुने हो गया? कौन कर रहा था? मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। मीरा को इतना लोग बोलते थे, इतना बोलते थे, वो बोलती थी मेरे कोई नहीं, शादी हुई थी फिर भी बोलती थी मेरा कोई नहीं, मेरा केवल गिरधर है, मेरा केवल कृष्ण है, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोए, ठीक है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोए। सिंपल सा उसने पूरा एकदम क्लियर कर दिया, मेरे पास कोई दूसरा नहीं है, जिनके सिर पे मोर मुकुट, जो गिरधर है वही मेरे पति। हो गया, सिंपल है। अब एक मैं कविता ऐसे कहीं सुना था, आपको बताना है उसमें ये श्रृंगार है कि नहीं है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बताइएगा। आप लोग भी शायद सुने होंगे, मैंने इसे यूट्यूब पे सुना था। मुस्कुराओ मगर इशारा न करना, सुने हो? मुस्कुराओ मगर इशारा न करना, किसी घर के लड़के को आवारा न करना। हो गया। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, ये मजाक दोबारा न करना। बताओ क्या? संयोग है, वियोग? लड़का लड़की दोनों है, लड़का लड़की से कह रहा है, मिले हुए तभी तो कह रहा है, तो इसे कहेगा, ठीक है। कोई गाना बताओ, छोड़ो इसको। एक गाना था, आप सुने होंगे, गाने तो मुझे ही बताने, आप तो बताओगे। एक गाना था, कैसे मुझे तू मिल गई, किस्मत को ना आए ना यकीन, सुने हो? इसी में रखेंगे, इसी में रखेंगे। अच्छा, एक गाना और है, गाना बताइए कहाँ रखेंगे? आंख है भरी भरी फिर भी तुम मुस्कुराने की बात करते हो, वियोग में रखेंगे, संयोग में रखेंगे, वियोग में रखेंगे। अभी बहुत कमजोर हो, ना तो संयोग में रखेंगे ना तो वियोग में रखेंगे। कहाँ? तो कहाँ? कहीं तो जो गाना बना है कहीं तो रखा ही जाएगा। जितने गाने हैं किसी न किसी में रखे जाएंगे, जितने भी गाने बने, हाँ, करोड़ में जाएगा। ये अपना दर्द कर रहा है, किसी को बता नहीं है, अपना दर्द बयां कर रहा है, ठीक है। कोई गाना और बताओ भाई जिसमें संयोग श्रृंगार हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है, संयोग श्रृंगार है। लड़के बताइए दूसरा कोई। तुम मिले दिल खिले और जीने, क्या बात है, सही बात, सही। लड़कियां बताएं कोई गलत। जहां नहीं है जवाब आएगा वही लोग, वही पार्टी हार जाएगी। बताओ, आप लोग बोलो नहीं आ रहा है, मैं काट दूं। हाँ बोलिए। तुझे देखा यार दिल में बजा बेटा, क्या बात है, सही। आप लोग बताओ, ऐसे देखा जो तुझको यार, उल्टा क्या बता रहे? नहीं, देखा जो तुझको यार दिल में बजा बेटा। बताइए, जल्दी बताइए, हार जाओगे आप लोग। अभी तो बताए, वो वियोग में जाएगा ना, हार गए आप लोग। देखा जब से तुझको दीवाना हो गया, मुझको कबूल हो रही, तेरा क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन आपने गलत बताया। नहीं, सही बात है क्या? नहीं, मैंने वो बताया था, मैंने कहा था वियोग में है, तब भी आपने उसको बताया। क्या बताया? पीछे जो लड़का लड़कों में किसी कहा ना, लड़की बहुत याद आती है ना, मैंने अभी बताया वियोग श्रृंगार में जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये गाना और सुनो, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं, क्या बात है। अच्छा, ये गाना मैं पढ़ रहा हूँ, बताओ, और जो बताए, लड़की बताए, लड़के बताए, बताओ किसका सही है।
ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये सिंगार। आप लोग बताओ संयोग है। जब रूप की भी तारीफ किया जाए संयोग सिंगार है। ठीक ठीक हो जाएगा। मतलब कि ये है, कभी कभी ये मत देखना है आपकी उसमें केवल नायक नायिका के मिलन की बात हो रही है। अगर नायक नायिका के गुण का भी बखान किया जा रहा है, उसके चाल ढाल का, उसके कपड़े का, उसके पहनावे का भी बखान किया जा रहा है, तो समझ लेना वो कौन सा सिंगार है, संयोग सिंगार है। ओके, रेडिंग करके छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। वियोग सिंगार। अच्छा, ये गाना